लास्ट क्लास में हमने वोल्टेज रेगुलेशन का अध्ययन किया था और उस वोल्टेज रेगुलेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से जेनर डायोड आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल बनाए रखता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर भी रेक्टिफायर सर्किट ही है, लेकिन इनकी विशेषता यह है कि रेक्टिफायर के ऊपर जो इनपुट सिग्नल रहता है उस इनपुट सिग्नल की पीक वोल्टेज जो है, मान लीजिए कि पीक वोल्टेज Vp है, उस इनपुट सिग्नल की पीक वोल्टेज के मल्टीपल के रूप में, जैसे 2Vp, 3Vp आदि के रूप में हमें आउटपुट डीसी वोल्टेज प्राप्त होती है। तो ये जो सर्किट कहलाते हैं वो वोल्टेज मल्टीप्लायर कहलाते हैं। डेफिनेशन इनकी रहेगी कि वे दिष्टकारी परिपथ जिनके द्वारा निवेशी वोल्टता के शिखर मान Vp के गुणज रूप में डीसी वोल्टेज आउटपुट पर प्राप्त करते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर कहलाते हैं। अब यह वोल्टेज किस प्रकार से मल्टीपल के रूप में हमें प्राप्त होगी, कितनी वोल्टेज प्राप्त होगी, वो निर्भर करता है अपने सर्किट पर। अगर आपको पीक वोल्टेज का डबल आउटपुट चाहिए तो उसके लिए जो हम सर्किट बनाएंगे वो वोल्टेज डबलर सर्किट कहलाएगा, वोल्टता द्विगुणक कहलाएगा। यदि हमें इनपुट वोल्टेज की पीक वोल्टेज का ट्रिपलेट आपको आउटपुट चाहिए तो जो सर्किट काम में आएगा हमारे वो वोल्टेज ट्रिपलर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं वोल्टेज डबलर को। अब यहाँ पर वोल्टेज डबलर के रूप में जो सर्किट हम बनाएंगे तो ध्यान रखिए, जितना टाइम अपने को वोल्टेज चाहिए उस रेक्टिफायर सर्किट में उतने ही डायोड और उतने ही कैपेसिटर उस सर्किट में लगेंगे। मान लेते हैं कि हमें वोल्टेज डबलर का सर्किट बनाना है, तो वोल्टेज डबलर के सर्किट में 2 डायोड और 2 कैपेसिटर लगेंगे। कैपेसिटर जो रहेंगे वो सीरीज में रहेंगे, श्रेणी क्रम में रहेंगे। यदि आपको वोल्टेज ट्रिपलर का सर्किट बनाना है तो फिर उसमें 3 डायोड और 3 कैपेसिटर लगेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वोल्टेज डबलर, और यहाँ पर वोल्टेज डबलर का सर्किट बनाया है। उस सर्किट में देखिए इनपुट सिग्नल जो है वो हम पॉइंट P और Q के बीच में अप्लाई करेंगे। कैपेसिटर C1 लगा हुआ है, डायोड D1 लगा हुआ है, डायोड D2 लगा हुआ है और कैपेसिटर C2 लगा हुआ है, और एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है जिसके ऊपर हम आउटपुट वोल्टेज को लेंगे। अब यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल है वो AC सिग्नल है, और AC सिग्नल जो रहते हैं वो अपने पास इस फॉर्म में रहेंगे। उसकी जो शेप रहती है ये वाली, यानी कुछ समय के पश्चात इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ये टाइम t के साथ वेरिएशन है। अब यहाँ पर अब जो डायोड D1 है और एक डायोड D2 है,
इन डायोड की वर्किंग हम पहले पढ़ चुके हैं कि डायोड को सर्किट में दो प्रकार से हम जोड़ते हैं, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। और इनको, ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में तो कब रहेंगे, ये डायोड या कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस में तो तब रहता है जबकि डायोड का पी भाग जो है वो हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ हो और एन भाग जो है वो लो वोल्टेज से जुड़ा हुआ हो, तब तो वह फॉरवर्ड बायस में रहेगा, इट मीन करंट फ्लो करेगा। और जब वही डायोड या उसी डायोड का पी भाग लो वोल्टेज से और एन भाग हाई वोल्टेज से जुड़ा हो तो उस स्थिति में वह डायोड रिवर्स बायस में कहलाता है। और रिवर्स बायस का अर्थ है कि उस स्थिति में डायोड करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर अपने पास जो एसी सिग्नल है उसका एक फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव वोल्टेज पर है, नेगेटिव हाफ साइकिल फिर दूसरा हाफ साइकिल जो है वो नेगेटिव वोल्टेज पर है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव वोल्टेज पर है और उसके आगे फिर नेगेटिव वोल्टेज पर है। तो ये हाफ साइकिल जो है इनकी वोल्टेज क्रम से चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले तो हम यह मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पॉइंट क्यू पॉजिटिव वोल्टेज पर है, यानी हाई वोल्टेज पर है। तो जब पॉइंट क्यू पॉजिटिव वोल्टेज पर है तो ये मान के चलिए कि पॉइंट पी जो है वो नेगेटिव वोल्टेज पे रहेगा, या यूं कहें कि पॉइंट क्यू हाई वोल्टेज पर है और पॉइंट पी लो वोल्टेज पर है फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। अब यहाँ इस स्थिति में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में रहेगा और डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस में रहेगा। और जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है तो वह अपने में से करंट फ्लो करता है और उसी करंट फ्लो के साथ में इस कैपेसिटर C1 की चार्जिंग होती है। और उस कैपेसिटर की चार्जिंग कहाँ तक होगी, उसकी होगी कि जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया है उसकी पीक वोल्टेज कितनी है, उसकी पीक वोल्टेज तक, यानी वीपी तक। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड C1 की चार्जिंग होती है और वो किस वोल्टेज तक, पीक वोल्टेज वीपी तक। इसी फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D2 जो है ये रिवर्स बायस पे रहता है और रिवर्स बायस में रहने के कारण ये इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट हाफ साइकिल की बात। अब लेते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल को, नेगेटिव हाफ साइकिल। वो था अपना ये वाला पार्ट। और इस नेगेटिव हाफ साइकिल में अपने पॉइंट P और Q की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो पॉइंट P और Q की पोलैरिटी चेंज होने का अर्थ है कि पहले Q पॉइंट पॉजिटिव वोल्टेज पर था तो अब वो नेगेटिव वोल्टेज पे आ जाएगा, और पॉइंट P पहले नेगेटिव वोल्टेज पे था वो अब पॉजिटिव वोल्टेज पे आ जाएगा। या यूं कहें कि पॉइंट Q लो वोल्टेज से जुड़ा रहेगा और पॉइंट P हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ रहेगा। इस स्थिति में डायोड D1 तो रिवर्स बायस पे चला जाएगा पहले के विपरीत, और डायोड D2
फॉरवर्ड बायस में होगा, अर्थात वो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का अर्थ है कि ये डायोड अब यहाँ पर आपस में, ये जो वायर है ये मान लीजिए कि आपस में जुड़े हुए हैं, करंट फ्लो हो रही है। तो इस स्थिति में जो कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज थी Vp, जो कि फर्स्ट हाफ साइकिल में इसको मिली थी, वो वोल्टेज अब दोनों कैपेसिटर C1 और C2 पर बराबर वितरित हो जाएगी। अर्थात कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज Vp/2 और कैपेसिटर C2 पर वोल्टेज Vp/2। फिर थर्ड हाफ साइकिल में वापस पहले वाली पोजीशन आ जाएगी, और जब पहले वाली पोजीशन आएगी तो थर्ड हाफ साइकिल पर कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज Vp और कैपेसिटर C2 पर वोल्टेज Vp/2 जो पहले से है। नेक्स्ट हाफ साइकिल पर यही वोल्टेज कैपेसिटर C1 की और कैपेसिटर C2 पर जो है वो आपस में बराबर बराबर दोनों कैपेसिटर पे आ जाएगी, और वो वोल्टेज रहेगी अपने पास से Vp प्लस Vp/2 और उसका एवरेज। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 Vp/4 तो कैपेसिटर C1 पर और 3 Vp/4 कैपेसिटर C2 पर। नेक्स्ट हाफ साइकिल में कैपेसिटर C1 वापस फुल चार्ज और कैपेसिटर C2 पर वोल्टेज 3 Vp/4। इस प्रकार से देखें तो दोनों कैपेसिटर पर वोल्टेज, कैपेसिटर C1 पर तो फुल चार्ज, फिर एवरेज, फिर फुल चार्ज, फिर एवरेज, और कैपेसिटर C2 पर देखें तो इसकी वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पहले Vp/2 थी, फिर 3 Vp/4 हो जाएगी, फिर आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। और फिर कुछ हाफ साइकिल या साइकिल के पश्चात एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिस पर कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2 दोनों पर वोल्टेज Vp हो जाएगी। और जब यह स्थिति आ जाएगी तो उस समय कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2 की चार्जिंग बंद हो जाएगी। और जब चार्जिंग बंद हो जाए तो उस समय हम लोड रेजिस्टेंस पर जब आउटपुट लेंगे, जो कि कैपेसिटर C1 और C2 के श्रेणी क्रम पर लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस RL, तो हमें टोटल वोल्टेज जो आएगी वो टोटल वोल्टेज इन दोनों का सम आएगा और वो आएगा 2 Vp। तो ये है अपनी वोल्टेज डबलर की वर्किंग, कि किस प्रकार से वोल्टेज डबलर हमें इनपुट वोल्टेज की पीक वोल्टेज का डबल आउटपुट DC देता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है अपना वो है वोल्टेज ट्रिपलर। इस वोल्टेज ट्रिपलर की वर्किंग भी ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से वोल्टेज डबलर की थी। वही वर्किंग है जो कि वोल्टेज डबलर की थी। तो इसमें वोल्टेज ट्रिपलर में, डबलर में अपने पास 2 डायोड लगे हुए थे और ट्रिपलर में अपने पास 3 डायोड रहेंगे। डायोड D1, डायोड D2 और डायोड D3। और कैपेसिटर जो है वो है कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 और कैपेसिटर C3। और जहां हम आउटपुट ले रहे हैं वो है लोड रेजिस्टेंस RL। यह लोड रेजिस्टेंस RL तीनों कैपेसिटर के श्रेणी क्रम पर लगा हुआ है।
इसलिए जो भी आउटपुट हमें इस लोड रेजिस्टेंस पर मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज रहेगा कि तीनों कैपेसिटर की जो वोल्टेज है उनका श्रेणी क्रम, अर्थात जब तीनों कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें Vp प्लस Vp प्लस Vp इज इक्वल टू 3 टाइम Vp। अब इस वोल्टेज ट्रिपलर की जो वर्किंग है उस वर्किंग को हम पहले तो डायोड D1 और D2 की वर्किंग को देख लीजिए, जैसे वोल्टेज डबलर में काम किया था। जैसे वोल्टेज डबलर में D1 D2 की वर्किंग थी तो वोल्टेज ट्रिपलर में भी इनकी वर्किंग वही रहेगी जो डबलर में थी। और फिर उसके बाद आप इसमें डायोड D3 को भी शामिल कर लीजिए, और जब डायोड D3 को शामिल करते हैं तो इसकी वर्किंग को हम आसानी से समझ सकते हैं। और कुछ साइकिल के पश्चात जब यह तीनों कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाते हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो तीनों कैपेसिटर की वोल्टेज जो है उसका सम प्राप्त होगा, और वो सम अपने को मिलेगा 3Vp। तो इस प्रकार से हम वोल्टेज ट्रिपलर के द्वारा भी हम 3 टाइम पीक वोल्टेज ऑफ AC वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना रहेगा ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जिसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।